हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एलआर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स हमने स्टार्ट किया हुआ है और इसमें हमने अभी तक 5 वीडियो जो कि इंट्रो, उसके बाद आपके रेट कांस्टेंट, उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन के बाद आपकी मॉलिक्यूलिटी के बाद आपका जो पिछला वीडियो था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इन पर आधारित आपके अभी तक 5 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। आज छठवां वीडियो जो है आपके 3 टॉपिकों के साथ वीडियो अपलोड किया जा रहा है, जो कि है पहला स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, दूसरा टॉपिक रहेगा एक्टिवेशन एनर्जी और लास्ट में फिर आपके एक्टिवेशन एनर्जी के बाद इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक आर्हेनियस इक्वेशन। और आपको बता दिया जाए कि आर्हेनियस इक्वेशन, तो ये है आपके आज के टॉपिक और जो है इसी के साथ आपका चैप्टर एंड हो जाएगा। और इसमें जो है आपको जो है ये तीनों ही टॉपिक कोई आसान टॉपिक नहीं है, आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, लेकिन उसमें भी जो है स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन ये तो काफी हद तक आपके दिमाग को घेरे रखती है। तो ये होती क्या है? सबसे पहले तो ये नाम में ही, अपने नाम में ही ये जादू रखती है, ये अपने नाम में ही एक प्रकार का मैजिक रखती है। स्यूडो, आप खुद ही सोचिए, कोई चीज आभासी है। अब वो चीज आपको दिखने में जो चीज दिखती है वो चीज होती नहीं है, जो चीज दिखती है वो चीज होती नहीं है, उस चीज को हम कहते हैं आभासी। तो वैसे ये अपने नाम में ही कुछ आभासी चीजों को रखती है। तो यहाँ पर भी आभासी कोटि की अभिक्रिया या छद्म कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। कहने का मतलब आप परिभाषा पर आए पर, तो परिभाषा इसकी यह कहती है कि ऐसी अभिक्रियाएं जो कि दिखने में तो द्वितीय कोटि की होती है, ऐसी अभिक्रियाएं जो कि दिखने में तो द्वितीय कोटि की होती है, लेकिन होती रियलिटी में प्रथम कोटि की है। दिखने में वैसे आप ऑन पेपर देखेंगे उसको, तो ऑन पेपर देखने पर तो आपको लगेगी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, लेकिन जब आप उसको लैब टेस्टिंग करवाएंगे, यानी लैब में आप उसकी जब कंसंट्रेशन चेंजमेंट देखेंगे, तब आपको जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो रिजल्ट ही आपको यह बताएगा कि वो सेकंड ऑर्डर नहीं फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। तो ऐसी स्थिति में ये रिएक्शंस आपकी छद्म कोटि की अभिक्रिया या स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। तो ये बात आप समझ चुके ही होंगे। तो इसके उदाहरण के रूप में आप ये ले सकते हैं कि जब आप मेथिल एसीटेट को कैसे लेते हैं, मेथिल एसीटेट को जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, मेथिल एसीटेट की जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड के प्रेजेंस में करवाते हैं आप। तो आपको पता ही है कि यहां पर पे से ये H2O H प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा, और यहां पर पे से जो CH3COOH है, CO जो यहां पे एसिटिक एसिड दे देगा, और फिर यहां पे आपको मेथेनॉल प्राप्त हो जाएगा, CH3OH प्राप्त होगा। तो ये तो आपको पता ही है। लेकिन क्या होता क्या है कि यहां पर मान लीजिए आपने वेरी लार्ज अमाउंट में क्या ले लिए, वेरी लार्ज क्या होता है, अभी तो कैसे मान लीजिए आप इस स्थिति में टेस्ट करेंगे तो आप लैब टेस्टिंग पर भी आपको यहां पर क्या प्राप्त होगा, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन क्या होता है कभी कभी आप जो है एसिटिक एसिड मेथिल एसीटेट को बहुत ज्यादा मात्रा में ले लें और पानी को वेरी लेस अमाउंट अगर ये ऐसी स्थिति आप बना ले, तो इस स्थिति में क्या है कि आपकी कोई एक रिएक्टेंट आपका ज्यादा मात्रा में हो और एक रिएक्टेंट आपका कम मात्रा में हो, तो ऐसी स्थिति में जब आप इसके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को चेंजेस को देखेंगे, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का रिजल्ट प्राप्त होगा, और यही रिएक्शन आपकी फिर क्या कहलाती है, छद्म कोटि की अभिक्रिया है। कैसी? छद्म कोटि की अभिक्रिया है। दोस्तों, कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। जब अगर मान लीजिए कोई रिएक्टेंट को आप बहुत ही कम मात्रा और बहुत ज्यादा मात्रा में दूसरे रिएक्टेंट को ले लेंगे, तो फिर आपको यहाँ पर स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन देखने को मिलती है। क्लियर रही बात स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन की। अब आते हैं हम अपने सेकेंड टॉपिक एक्टिवेशन एनर्जी, और आपको बता दिया जाए कि स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन पर कोई डेरिवेशन नहीं है। बहुत अच्छी बात यही है कि कोई डेरिवेशन नहीं है। अब हम आते हैं एक्टिवेशन एनर्जी पर। तो अगला टॉपिक हमारा आ जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। तो आप जो है मान लीजिए आप
चाय बना रहे हैं, या फिर आप चाय छोड़िए, आप मान लीजिए खाना बना रहे हैं। खाने में आप क्या बना रहे हैं? मान लीजिए कि आपने टिंडे की सब्जी बना रहे हैं, टिंडे की, आलू की सब्जी, भटे की सब्जी, कुछ की सब्जी बना रहे सब्जी। जी हाँ, आप बोलेंगे हाँ बना रहे सब्जी। आपके लिए क्या हम बनाते हैं, चलिए आपके लिए आलू की सब्जी, आलू की सब्जी बनाते। चलो आइए, आलू की सब्जी बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत होगी? तो आलू की सब्जी बनाने की सबसे पहले तो आलू की जरूरत होगी। आलू, प्याज, बोलेंगे आप, प्याज के बाद लहसुन, मसाला, जीरा, जीरा के अलावा आप बोलेंगे नमक, मिर्ची, हल्दी, मिर्ची, हल्दी, और इसके अलावा कुछ मात्रा में पानी की जरूरत होगी। चलिए, हमने इतनी सारी चीजों को मिलाकर के आपकी आलू की सब्जी बना रहे हैं। चलिए, बनाया आपने आलू की सब्जी बनाने के लिए, तो क्या आपने ये सारी चीजें इकट्ठा की, एक गन्ने में रख दिया और डायरेक्ट आपकी सब्जी बन जाएगी? आप बोलेंगे सर जी नहीं, ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा तो होता नहीं है। जब तक आप इसको हीट नहीं देंगे, इनको जब तक हीट नहीं देंगे तब तक आपकी सब्जी नहीं बनेगी। तो क्या होता है कि इनकी खुद की अपने आप में कुछ एनर्जी होती है, इनकी अपने आप में कुछ एनर्जी, आलू की भी अपने आप में कुछ एनर्जी होगी, प्याज की होगी और लहसुन की होगी, मसाला, जीरा, नमक, मिर्ची, हल्दी सबकी होगी अपने आप में एनर्जी। लेकिन जो सब्जी बनने के लिए आवश्यक एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी इन सबके मिलने पर भी नहीं मिल पाती। मान लीजिए इन सबकी को मिलाने पर भी आपको मात्र 70 किलो जूल पर मोल इसकी एनर्जी प्राप्त हुई। कितनी हुई इन सबको मिलाने पर भी? 70 किलो जूल पर मोल। लेकिन आपको जरूरत कितने की थी? आप बोलेंगे कि सर जरूरत तो जो है आपके 100 किलो जूल पर मोल, इतने की जरूरत थी। तो अब आइए, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पर थोड़ा आसान बनाते हैं, इसे समझने के लिए आसान बनाते हैं। तो समझने के लिए आसान बनाए तो फिर देखिए, जो ये एनर्जी थी, जो यहाँ पे जो शुरुआत में एनर्जी थी, जो शुरू में एनर्जी थी, वही एनर्जी यहाँ पर क्या हो जाएगी? ई आर, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी या रिएक्टेंट एनर्जी। ये क्या है? रिएक्टेंट एनर्जी। कौन सी एनर्जी है? रिएक्टेंट एनर्जी। फिर से बोलिए, रिएक्टेंट एनर्जी। और उसके बाद ये 100 किलो जूल पर मोल जो टारगेटेड, मतलब जो कि जो आवश्यक, टारगेटेड तो नहीं कह सकते, आवश्यक, जो आवश्यक एनर्जी है, जितने तक हमें पहुंचने पर जो है आपकी आलू की सब्जी बनकर के तैयार हो जाएगी, यानी कि आपका प्रोडक्ट, दूसरे शब्दों में आपकी केमिस्ट्री की भाषा में बोला जाए तो जो प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। तो ये एनर्जी आप कई जगह पर इसे एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कहा जा सकता है, लेकिन ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट नहीं होता है, ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट नहीं होता। ये क्या, कौन सी एनर्जी होती है? तो फिर ये होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। कौन सी होती है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है। बोलेंगे सर जी हाँ, यहाँ आपके दिमाग में आ रहा होगा, आप थ्रेशोल्ड एनर्जी बता रहे हैं, रिएक्टेंट एनर्जी बता रहे हैं, तो एक्टिवेशन एनर्जी है कहां? तो आपको बता दिया जाए कि इससे जो यहाँ पे आप एक्टिवेशन एनर्जी जो निकालेंगे, तो एक्टिवेशन एनर्जी को आप दर्शाते कैसे? तो आपको बता दिया जाए कि ई ए से दर्शाते, ई ए से दर्शाते, ई ए से दर्शाएंगे एक्टिवेशन एनर्जी को। तो ई ए बराबर क्या होता है? थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये होती है आपकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी है, परिणामी या फिर आंकिक सक्रिय ऊर्जा। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? हम इसे हिंदी में कहते हैं सक्रिय ऊर्जा, सक्रिय ऊर्जा, ध्यान रखेंगे, सक्रिय ऊर्जा। तो आप इसकी परिभाषा बनाना चाहें आप, तो इसकी परिभाषा आप इस तरीके से बनाएंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की वह ऊर्जा, किसी रासायनिक अभिक्रिया की वह ऊर्जा जो उस अभिक्रिया के पूर्ण होने के लिए आवश्यक ऊर्जा में से उस अभिक्रिया के समाप्त होने के लिए या फिर पूर्ण होने के लिए आवश्यक होने वाली ऊर्जा में से अभिकारकों की ऊर्जा को घटाने पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा को हम कहते हैं क्या?
एक्टिवेशन एनर्जी। आप कुल मिलाकर के जो ये समीकरण है, समीकरण से आप परिभाषा बना सकते हैं। ये रही बात। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब हम जो है क्यों ना इसे रिलेट करने की कोशिश करें। जो आपका ये चैप्टर है, हम बहुत स्टार्टिंग में बहुत वो बोले कि आप जो है एक तरफ जो है केमिकल काइनेटिक्स और एक तरफ केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, क्यों ना रिलेट करने की कोशिश करें दोनों को, थोड़ा सा बनाते हैं, रिलेटेबल बनाते हैं दोनों को। तो आइए दोनों को रिलेटेबल बनाते हैं। आइए अब हम और इसे रिलेटेबल बनाएंगे आप किससे, ग्राफी विधि से, मतलब ग्राफिकल फार्मूला, ग्राफी विधि यूज करेंगे, ग्राफी निरूपण करेंगे। देखिए मान लीजिए आप x और y दो अक्ष ले रहे हैं, दो अक्ष ले रहे हैं। अब दो अक्ष ले रहे हैं तो देखिए अब आपको तो ये बता दिया जाएगा जो अभिकारक है, अभिकारक की अपने आप में यहां पर एक तरफ आप ले लेते हैं क्या कि रिएक्शन प्रोग्रेस, एक तरफ ले लेते हैं क्या रिएक्शन प्रोग्रेस, रिएक्शन प्रोग्रेस मतलब इस स्थिति में आपकी जो रिएक्शन है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इस एक्स अक्ष में उस एनर्जी को या फिर उस समय को दर्शाया जा रहा है जिसमें कि रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, यानी कि जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। और जो वाई अक्ष है, वाई अक्ष में जो दर्शाया जा रहा है वो है एनर्जी, एनर्जी को दर्शाया जा रहा है कि कितनी एनर्जी देने पर जो है रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोग्रेस हो रही है। तो ये बात दर्शाई जा रही है। तो अब यहाँ पर आपको आइए दोबारा से रिएक्शन, जो कि कोई रिएक्शन हम ले भी ले जो कि होती है A to B, A कन्वर्ट टू B, ये ले ली हमने कोई रिएक्शन। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहाँ पे जो रिएक्टेंट A है, रिएक्टेंट A की कुछ ना कुछ एक एनर्जी तो होगी। ऐसा कोई आपके इसमें जो आपके पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा परमाणु या फिर कोई ऐसा अणु या कोई ऐसा आयन है ही नहीं जिसकी अपने आप में पहले से कोई एनर्जी ना हो। जीरो एनर्जी वाला कोई पार्टिकल पाया ही नहीं जाता ब्रह्मांड में। तो यहाँ पर तो मान लीजिए कि यहाँ पर आपने यहाँ पर ले ली, मान लीजिए आपने क्या, आप चाहे तो यहाँ पर ले कहीं पर ले सकते, कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू थोड़ी निकाल रहे हैं हम, न्यूमेरिक वैल्यू नहीं निकाल रहे तो आप किसी भी जगह पर निकाल सकते। तो इसे आप मान लीजिए इसे मान सकते ई आर माने, हाँ यहां से आपने स्टार्ट किया रिएक्शन को। और मान लीजिए कि आपको आवश्यक एनर्जी कितनी थी, ये थी, मतलब ये एनर्जी क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये एनर्जी क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब मैं जो है थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूं। हाँ जी, ई आ रहा है, ये है आपकी यहां से लेकर के यहां तक, जीरो से लेकर के ये पॉइंट तक, जो जहां तक आपको दर्शाया जा रहा है यहां तक की एनर्जी। देखिए यहां तक की एनर्जी आपकी ई आर है, और जो इतनी पूरी एनर्जी है जहां तक की यहाँ पर दर्शाया गया है, ये एनर्जी आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी है। अब यहाँ थ्रेशोल्ड, अब यहाँ पे जब आपको अब रिएक्शन कंप्लीट कराना है तो आप क्या पूरी थ्रेशोल्ड एनर्जी पूरी देंगे, नहीं, आप एनर्जी कितनी देंगे, जो कि कुल मिलाकर के इतनी ही एनर्जी देंगे, इतनी ही एनर्जी देंगे, इतनी एनर्जी देंगे तो आपके जो पार्टिकल्स है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लग जाएंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लग जाएंगे। तो आइए प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाते हैं। अब लीजिए, ये लीजिए, तो यहां पर उसके बाद क्या हुआ कि स्थिति नंबर 1 ये है आपकी सिचुएशन 1, सिचुएशन या फिर केस 1 है, ये केस 1 है। जबकि आपकी जो प्रोडक्ट ईपी मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी जो है, प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से ज्यादा है। यहां पर प्रोडक्ट की एनर्जी ईपी इज ग्रेटर देन ई आर। तो अब यहां पर आइए दोबारा से आप अपने माइंड के जो पन्ने उन्हें दोबारा से पलटाइए। डेल्टा एच की जो आपकी क्या कहना चाहिए, एक प्रकार की एनर्जी होती थी जो कि रिएक्शन एनर्जी होती थी, रिएक्शन एनर्जी, इसे कैसे निकालते थे आप, ईपी माइनस ई आर निकालते थे क्या, ईपी माइनस ई आर निकालते थे। आप बोलेंगे जी हाँ, इसे इसी तरीके से निकाला जाता था। अब इसे इस तरीके से निकाला जाता था। तो यहाँ पर जब आप केस 1 में देख रहे हैं तो केस 1 में डेल्टा एच की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, तो यहाँ पर पॉजिटिव निकलेगी क्या, जी हाँ, आप बोलेंगे इस स्थिति में तो आपको पॉजिटिव मिल रही है, और पॉजिटिव मिल रही है तो क्या यहाँ पे आपको दोबारा से अपने पेज के पन्ने में दिमाग के पन्ने पलटाइए, क्लास 11 की तरफ जाइए, तो आपको यहाँ पर और एक चीज ध्यान आएगी। क्या ध्यान आती है
कि जब डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव हो तो ये जो है आपकी जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक होती है, एंडोथर्मिक, ऊष्मा शोषी। आप हिंदी में बोले तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। अब यहाँ पर अगर से मान लीजिए यहीं से आप अगर से इसी से जो एनर्जी जो निकल रही है, आप अगर दोबारा से प्रोडक्ट को कन्वर्ट करना चाहेंगे प्रोडक्ट से, या फिर जो आपके रिएक्टेंट से दोबारा प्रोडक्ट कन्वर्ट करना चाहेंगे, तो आपको दोबारा से एनर्जी देनी ही पड़ेगी, यहाँ पे दोबारा एनर्जी देनी ही पड़ेगी। मान लीजिए यहाँ पे आपने ये 70 किलो जूल आपने जो है निकाला था, आपने उसी को लेकर के चलते हैं किलो जूल पर मोल। ये लीजिए यहाँ पे 100 किलो जूल पर मोल था। आप बोलेंगे हाँ, लेकिन अब यहाँ पर रिलीज कितना हुआ, तो यहाँ पर भी 80 किलो जूल पर मोल तक ही रिटर्न आ पाया। कहां तक आ पाया, 80 किलो जूल पर मोल तक आया। मतलब रिलीज कितना किया, ओनली 20 किलो जूल पर मोल रिलीज किया है। अब मान लीजिए इसी रिएक्शन को आप अगर से आगे कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ये होती कितनी 30, कितनी 30 किलो जूल पर मोल, लेकिन रिलीज कितनी हुई ओनली 20। तो आपको 10 किलो जूल पर मोल आपको और एक्स्ट्रा एनर्जी देनी ही पड़ेगी, 10 किलो जूल पर मोल एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। इस वजह से यहाँ पर ये रिएक्शन आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन प्राप्त हो जाएगी। इसी वजह से ये जो ग्राफ है ये किसका है, एंडोथर्मिक। हिंदी में भी लिख देते हैं इसी को, एंडोथर्मिक को हिंदी में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी लीजिए। ये तो रही बात। अब मान लीजिए ग्राफ में थोड़ा सा चेंजमेंट करते हैं। क्या करते हैं, ग्राफ में चेंजमेंट करते हैं और रिएक्शन को, जो कि ग्राफ को कुछ इस तरीके से बनाते हैं। अब यहाँ पर जगह नहीं है तो हम दोनों चीजों को लिखते नहीं, लेकिन यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहीं पर सेम स्थिति में मान लीजिए 70 किलो जूल की आपने कोई एनर्जी वाला रिएक्टेंट लिए, आपने 70 किलो जूल की एनर्जी वाला कोई रिएक्टेंट लिए और उसके बाद उसे जो थ्रेशोल्ड एनर्जी थी यहाँ पर मान लीजिए फिर से 100 किलो जूल, मैं मान रहा हूं, अब मैथ्स वाले भी यहाँ ये यहाँ पर थोड़ा सा मैथ्स वाली फीलिंग लीजिए, मान लीजिए एज्यूम करना, ये मैथ्स वालों की बड़ी बहुत बड़ी खूबी होती है। तो आप मैथ्स वालों की आप जो है थोड़ा सा अपने आप को महसूस कीजिए कि हम थोड़े से मैथ्स वाले भी हैं, क्योंकि आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़े हो यहाँ मैथ्स जरूर होती है। तो यहाँ पर ये, लेकिन अब यहाँ आ गए, ये लीजिए ये सक्रिय ऊर्जा, यहाँ पर आपने 100, अब कहां पे क्या है, अब आपको फिर से बताना चाहे तो बता सकते हैं, लेकिन वैसे तो जरूरत नहीं पड़नी चाहिए मेरे हिसाब से। ये थी आपकी ई आर, ये क्या थी ई आर, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये थी टोटल एनर्जी जो है ये थ्रेशोल्ड एनर्जी थी ये टोटल। अब यहाँ पे ये है जितनी जो आपकी रिएक्टेंट में से जो थ्रेशोल्ड एनर्जी में से एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी कहता हूं, रिएक्टेंट एनर्जी को घटाए तो आपको क्या प्राप्त होगी, एक्टिवेशन एनर्जी। और ये जो है आपकी लास्ट में जो प्राप्त हुई है ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, और प्रोडक्ट की एनर्जी है तो फिर यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर आपने क्या था कि ये थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं हम इसे, हाँ लीजिए तो ई पी, चलिए तो यहाँ पर 70 किलो जूल आपकी यहाँ पर आप जब आए तो यहाँ पर आपको 50 किलो जूल मिल गई, मान लीजिए किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पर अब जो आपने ध्यान दिया तो जो रिलीज हुई एनर्जी, जो रिलीज एनर्जी है, रिलीज एनर्जी यहाँ पर क्या हो जाएगी, पहली चीज यहाँ पर हम आते हैं, पहली चीज हमें क्या दिखाई दे रहा है कि EP इज लेस देन ER। इसी वजह से आपकी जो डेल्टा H की वैल्यू है वो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगी। अब नेगेटिव जो होगी तो वहां पर आप देख सकते हैं दोबारा से, और उसके बाद फिर आप देखेंगे इसी वजह से ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। एक्सोथर्मिक यानी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी, यहाँ ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है तो फिर यहाँ पर फिर आइए क्या हो रहा है, तो यहाँ पे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया ही क्यों कह रही है। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि जब आपने पहले रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया तो
30 किलो जूल पर मोल की एनर्जी चाहिए, लेकिन उसने 50 किलो जूल पर मोल की एनर्जी, 100 में से 50 घटाएंगे तो 50 ही प्राप्त होता है, तो इसलिए 50 किलो जूल पर मोल की एनर्जी रजिस्ट किया। तो अब उसी 50 किलो जूल में से 30 किलो जूल पर मोल की एनर्जी आप यूज करते हैं, तो आप दूसरा प्रोडक्ट बना सकते हैं, दूसरा प्रोडक्ट बना सकते हैं उसी एनर्जी से। तो इस वजह से यहाँ पर यह अभिक्रिया आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। बस यही कारण है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं आपके आर्हेनियस इक्वेशन पर। आर्हेनियस इक्वेशन की, तो ये क्या होती क्या है हम बात करते हैं। तो वांटे आर्हेनियस एक वैज्ञानिक थे, वांटे आर्हेनियस। ये वैज्ञानिक जो है इन्होंने आपके रेड कांस्टेंट के एक्टिवेशन एनर्जी E और जो है आपकी जो परम ताप थी, इन तीनों के मध्य संबंध बताने के लिए एक समीकरण दिया, जिसे हम कहते हैं क्या, आर्हेनियस इक्वेशन। और आर्हेनियस इक्वेशन जो कि कुछ इस प्रकार है, K इज इक्वल टू A E माइनस EA अपॉन RT, यही होती है आर्हेनियस इक्वेशन। अब कभी कभी ये इक्वेशन आपको कुछ इस तरीके से पूछ जाती है, कभी कभी आर्हेनियस इक्वेशन को संतुष्ट कीजिए, क्वेश्चन ये आ जाता है, या फिर दूसरा इस तरीके से आ जाता है कि सीधे इक्वेशन दे दी जाती है और इसके जो है इनके जो सही यानी एक प्रकार से इनके नियतांकों को पहचानते हुए हमें क्या करना पड़ता है, इसके इक्वेशन को डिराइव करना होता है। तो हम आपको बता देते हैं कि जो K यहाँ पर क्या है, रेड कांस्टेंट, A आपके आर्हेनियस कांस्टेंट है, जिसे आप कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लिकेशन यानी कि आवृत्ति गुणांक कह सकते हैं, और E यहाँ पर तो आपके लॉगरिथम का वो होता है, लॉगरिथम गुणांक होता है, यहाँ पर लॉगरिथम गुणांक है ये। और इसके अलावा जो आपकी माइनस E है, तो माइनस यहाँ पर आपके सब साइन को दर्शा रहा है E यहाँ पर अभी आपने पढ़ा एक्टिवेशन एनर्जी है, और R गैस कांस्टेंट आपको पता ही होगा, और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर परम ताप है यहाँ। अब आप यहाँ पर समझ चुके हैं, तब आते हैं अपने समीकरण की ओर। तो इसे डिराइव करने के लिए, डेरिवेशन प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं आप, आइए देखिए। सबसे पहले डेरिवेशन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आप समीकरण लिख दीजिए। समीकरण लिखने के पहले कुछ बातें आप लिख सकते हैं कि हाँ, माना कोई अभिक्रिया माना कोई अभिक्रिया निम्नांकित है, A से B कन्वर्ट हो रही है, तो आप उसे A से B कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो रही है, आप लिख सकते हैं। उसके बाद फिर बात करेंगे आप कि आप लिखे, उसके बाद उसकी एक्टिवेशन एनर्जी माइनस उसकी एक्टिवेशन एनर्जी EA है, जो कि किसी ताप T पर संभव हो पा रही है, किसी ताप T पर संभव हो पा रही है, तथा इसका वेग स्थिरांक K है, इसका वेग स्थिरांक K है, तब समीकरण आर्हेनियस समीकरण से तो K बराबर A e टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। फिर आप क्या करेंगे, टेक बोथ साइड लॉग, दोनों ही तरफ लॉग लेने पर तो आप क्या प्राप्त करेंगे, देखिए, तो लॉग K इज इक्वल टू लॉग A e टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। अब यहां पे आप खुद आपको पता होनी चाहिए एक जो कि इक्वेशन होती है, लॉगरिथम की एक इक्वेशन है, log m इंटू n, आपको जो कि बताई गई है पुराने वीडियोस में, जो कि होती है log m प्लस log n, यही होती है आपकी इक्वेशन। तो यहां पर इक्वेशन, इस इक्वेशन से आप क्या हो जाएगा, यहां पर log K इज इक्वल टू log A प्लस log e टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। अब यहां पर दोबारा से अब आपको और एक जो कि इक्वेशन पता होनी चाहिए कि log m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m। पावर वाली जो संख्या है, पावर वाली संख्या सामने आ जाती है, पावर वाली संख्या सामने आ जाएगी, तो इससे यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए, log K इज इक्वल टू log A प्लस कोष्टक में लेंगे माइनस EA अपॉन RT
आर टी लॉग ई। अब यहाँ पे आपको बता दिया जाए कि यहाँ पे अभी स्टार्टिंग में ही ये लॉग ई आप मान लीजिए कि लॉग ई ले रहे हैं, लॉग ई ही लेते आप, ये जो कि नेचुरल लॉगरिथम है, ये नेचुरल लॉगरिथम है तो आप नेचुरल लॉगरिथम ही लेते हैं। तो नेचुरल लॉगरिथम ले रहे हैं तो किसी भी संख्या यानी जब आप बेस और जो उसकी संख्या है वो दोनों ही सेम हो जाए, जो कि log e की इस तरीके की स्थिति बन जाए या फिर log 10 बन जाए, तो ऐसी स्थिति में इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। और ये भी आप जानते हैं इसी वजह से log e k इज इक्वल टू log e a माइनस e a अपॉन आर टी। अब इसको बेस 10 में चेंज करते हैं, चेंज इनटू बेस 10 चेंज करेंगे आप, तो यहां पर आपको क्या प्राप्त होगा 2.303 log 10 के इज इक्वल टू 2.303 log 10a माइनस ई अपॉन आर टी। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको बता दिया जाए तो आपको बता दिया जाए कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि log e इज इक्वल टू 2.303 log 10 तो इसी वजह से यहां पे हो जा रहा है। अब यहां पर से आप 2.303 को कॉमन, यहां पर 2.303 log 10 के, अब 2.303 को यहां कॉमन लेंगे तो यहां से तो हट जाएगा, मान लीजिए कि आपने यहां से हटा दिए, लेकिन अब यहां पर एक नियम सुन लीजिए, यदि से कोई संख्या को आप कॉमन ले रहे हैं कि दूसरे तरफ वो संख्या ना हो तो वो बटे में वहां संख्या आ जाती है, बटे में आने की वजह से ई ए अपॉन 2.303 आर टी, तो यही है आपकी अभिष्ट। फिर यहां से आप 2.303 को हटा सकते हैं, इस प्रकार से कैंसिल आउट कर देंगे, कैंसिल आउट करेंगे तो log 10 k इज इक्वल टू log 10 a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। अब क्या होगा, मान लीजिए आपके पास कोई ऐसी अभिक्रिया है, अब यहां पर मैं यहां से चालू कर दे रहा हूं कि आपने अभिक्रिया के दो तापों पर अभिक्रिया हो रही है। अब क्या होता है, कभी कभी आप जो है जैसे रिवर्सिबल अभिक्रिया और रिवर्सिबल अभिक्रिया, जो कि यहां पर आपको ये करना हो तो कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी आप डेरिवेशन में ये चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ये चीजें लिखेंगे तो आपको ज्यादा सुदृढ़ तरीके से आपको नंबर मिलेंगे। फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पर दो तरीके के ताप जो है, यहाँ दो तरीके के तापों पर अभिक्रिया प्राप्त होती है, और ऐसी स्थिति में फिर अभिक्रिया की जो गुणांक है यानी कि जो दर नियतांक है वो दो दर नियतांक प्राप्त हो जाएंगे। एट टेम्परेचर T1 एट टेम्परेचर T इक्वल टू T1 K इज इक्वल टू K1 एंड एट T इज इक्वल टू T2 K इज इक्वल टू K2। ये स्थिति बन जाती है, ये स्थिति बनेगी तो रुकिए जरा से यहाँ पर क्यों ना हम इतना सा हटा ही देते हैं जिससे कि इतनी पूरी जगह ही खाली हो जाए। तो आइए फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन यहाँ पे आपको पता है, मैंने बताया भी कि यदि से आप T1 लेते हैं तो फिर यहाँ पे K1 हो जाएगा, और T2 लेते हैं तो K2 हो जाएगा। जब ये स्थिति बनती है तो बाय इक्वेशन 1 तो आप क्या प्राप्त करेंगे इक्वेशन 1 से, log K1 इज इक्वल टू log 10a माइनस ई अपॉन 2.303 आर टी 1। और जब आप log K2 प्राप्त करेंगे, K2 तो log 10
ए। अब यहाँ पे जो कि आरएनएसिक नेता है, आरएनएसिक नेता के जो कांस्टेंट होते हैं कांस्टेंट नहीं रहते। यहाँ पे दोनों चीजें तो कांस्टेंट नहीं है, इस वजह से वही दो चीजें चेंज हो रही है। ई अपॉन 2.303 RT2 ये है। तो अब यहाँ पे इसे समीकरण नंबर 2 और इसे समीकरण नंबर 3 दे देंगे। बाई इक्वेशन 2 माइनस 1 2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 3 2 माइनस 3 करेंगे आप, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या प्राप्त होगा कि log k1 माइनस log k2 इज इक्वल टू log 10a माइनस ए अपॉन RT1 2.303 RT1 माइनस log 10 a और माइनस माइनस से आपसे प्लस हो जाएगा ए अपॉन 2.303 RT2। जब आप यहां से ये प्राप्त करेंगे तो फिर यहां से अब आपको क्या क्या प्राप्त हो जाएगा देखिए। इस स्थिति में यहां से आपको आप एक चीज जानते हैं, यहां पर प्लस में हुआ उसी के जैसे माइनस में हो जाएगा, अपॉन में चल जाएगा तो log k1 अपॉन k2। अब यहां log 10a और log 10a एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा। और फिर यहां से आप अच्छे तरीके से देखेंगे यहां पे, तो यहां पे EA अपॉन 2.303 1/t 2 माइनस 1/t1 यहां पर ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। और यही आपके लास्ट अभिष्ट अभिक्रिया का सूत्र है। तो दोस्तों इसी के साथ आपका यहाँ डेरिवेशन समाप्त होता है और साथ साथ आपका चैप्टर भी समाप्त होता है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। अब आप इसके शॉर्ट भी ले सकते हैं।